नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हुई है सुबह सुबह, और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स, नतीजे, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, ये तमाम बातें हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। आज एक्सपायरी का दिन भी है और साथ ही आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। अब कल अंबेडकर जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो एक छोटा कारोबारी हफ्ता था ये भी। और आज हम देखेंगे कि वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते भी आज बाजार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और बीच नतीजे भी काफी ढेर सारे आ रहे हैं, उन पर भी फोकस रहेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो हल्की कमजोर देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार 190 अंक नीचे, इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी भी लाल निशान में ही दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट सुबह हम देख रहे थे, हमने देखा था कि सारे के सारे ही इंडाइसेस जो थे वो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉस्पी के बाजार अब हरे निशान में आ चुके हैं। जापान के बाजारों में भी एक रिकवरी देखने को मिली है। और इसके अलावा चाइना के बाजार को देखेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर भी निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी आई जरूर है, बट अभी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं एसजीएक्स एशियाई बाजार। लेकिन ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो वहां से आज भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं। कुछ आंकड़े आए कल, काफी बेहद इंपॉर्टेंट आंकड़े आए, जिसका कि रिएक्शन कल हमने देखा। अमेरिकी बाजारों से पहले शुरुआत करें तो यहां पर हमने देखा कि अब मंदी का डर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है और उसके चलते कल अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। हालांकि वहां पर कल महंगाई के आंकड़े आए। मार्च सीपीआई में 0.1% की बढ़त हुई, जिस पर कि दुनिया भर के बाजार की नजर थी। तो लेकिन ये जो आंकड़ा आया ये अनुमान से भी कमजोर था। 0.2% की बढ़त का हम अनुमान करते 0.2-0.3% की, लेकिन उसके सामने स्लोएस्ट ग्रोथ मई 2021 के बाद महंगाई में देखने को मिली है। 5% पे थी सालाना सीपीआई दर, 5% के आसपास। वहीं कोर महंगाई दर देखेंगे तो वो 5.5% से बढ़कर 5.6% रही है। तो अनुमान से कम बढ़त यहां पर देखने को मिली है, जिसके चलते हमने देखा कि इसको जो एनालिस्ट इस तरह से मांग के चल रहे हैं कि फेड के ब्याज दरों में जो बढ़त लगातार वो कर रहे थे उसका अब असर दिखना जरूर शुरू हुआ है महंगाई के मोर्चे पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्लो डाउन का भी खतरा बढ़ रहा है। और इसी की वजह से हम देख रहे थे कि कल अमेरिकी बाजारों में दबाव था, क्योंकि एनालिस्ट अब ये मांग के चल रहे कि यहाँ पर एक हल्की मंदी आ सकती है। फेड मिनट्स की पॉलिसी में भी ये हाईलाइट हुआ। और कल फेड मिनट्स के जो फेड के जो मिनट्स आए थे वहां पर भी हमने देखा कि मंदी को लेकर कुछ चिंता देखने को मिली है। फेड मिनट्स में जो इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आए वो हम आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। उनका कहना था कि मार्च की अगर रीडिंग को देखें तो बैंकिंग क्राइसिस के जरिए मंदी का डर काफी बढ़ गया था। हालांकि अब लग रहा है कि इस साल हल्की मंदी जरूर रहेगी और 2 साल लग जाएंगे रिकवरी देखते देखते। साल 2023 में 0.4% जीडीपी का अनुमान है और उनका ये भी कहना है कि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो कंफर्टेबल सिचुएशन पर हैं, लेकिन आगे इस पर नजर रहेगी। और जब तक महंगाई पूरी तरह से फेड ये मान नहीं लेता कि कंट्रोल में आ चुकी है, तब तक इसके बाद भी ब्याज दरों में बढ़त जारी रह सकती है। और 25 बेसिस पॉइंट के बढ़त की बात मई में भी की जा रही है। तो महंगाई के मोर्चे पर फेड जिस तरीके से अपनी लगाम लगाए हुए है उसका असर अब कहीं ना कहीं मंदी पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजार थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन यूरोप के बाजार ने इसको ये जो आंकड़े निकल कर आए उसमें पॉजिटिव कारोबार ही किया। हरे निशान में यूरोप के बाजार बंद हुए। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स 3.4% पर बरकरार थे। डॉलर में थोड़ी स्थिरता आने से सोने में अब तेजी वापस लौटी। और ब्रेंट भी महंगाई आंकड़ों के बाद हमने देखा कि 2% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। $87 के पास इस वक्त ब्रेंट कारोबार। तो ये है ग्लोबल मार्केट से संकेत और काफी मिले जुले इस वक्त अपडेट्स हम देख रहे हैं। अब एक बार एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1907 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा निकल कर आ रहा है। लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर बाइंग दिख रही है। वहीं डीआईज ने कैश मार्केट में 225 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज ने 1673 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 685 करोड़ का
आंकड़ा है बिकवाली का, जो कि छोटा ही है, तो यहाँ से भी क्यूज ठीक ही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कि आज इन तमाम संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजारों में क्या करें। और हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं investforedu.com से। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी बैंक निफ्टी में? आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन उसी के साथ ही साथ अर्निंग सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है और अब एक एक करके हम देख रहे हैं नतीजे भी आ रहे हैं। तो किस तरह का इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है इन सबका? गुड मॉर्निंग, शो को बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, मार्केट में हमने एक लगातार 9 दिन रैली देखी है और इस रैली के बाद मार्केट थोड़ा एक रेजिस्टेंस के तरफ जा रहा है। अगर हम ऑप्शन डेटा की भी बात करें तो 17,850 17,900 के आसपास बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो वो बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। और हालांकि पुट राइटिंग में भी 17,700 17,800 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हमने देखी है, तो एक बहुत नैरो रेंज मुझे लग रहा है मार्केट बना के रखेगा। ऊपर में आपका 17,850 17,900 एक रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और नीचे की तरफ 17,700 17,800 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर मार्केट 17,800 के नीचे खुलता है तो फिर हमें एक थोड़ा बिकवाली का रुख देखने मिल सकता है और 17,700 तक मार्केट थोड़ा एक फिसल सकता है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रूल आउट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है आफ्टर 9 डेज ऑफ कंसिस्टेंट रैली, तो फ्रेश लॉन्ग ना ले, सलाह नहीं दूंगा मैं। अगर 17,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 17,700 17,750 के लक्ष्य के लिए। तो 17,700 के लेवल्स को वॉच कीजिए। मार्केट इस वक्त ओवरबॉट नजर आ रहा है, तो यहाँ से हल्का सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पोजीशन यहाँ पर शॉर्ट हो सकती है, कुछ दबाव यहाँ पर आ सकता है बाजार में, करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, ये तो राय हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर ही। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक मैं खरीदारी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि बहुत सेक्टर स्पेसिफिक मूव हो रहा है मार्केट में पिछले कुछ 2-3 दिनों से, और ऑयल एंड गैस एनर्जी स्पेस में एक अच्छा बज हो रखा है, तो गेल वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो गेल में लॉन्ग ट्रेड लेने लूंगा मैं। एक बहुत अच्छे सपोर्ट को टेस्ट करके स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया है, तो ऊपर में 116 का टारगेट रहेगा, नीचे 104 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। और सेकंड स्टॉक रहेगा टू व्हीलर स्पेस में। टू व्हीलर बहुत ही अच्छा मूव कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, हीरो मोटर में अच्छा मूव आया है, टीवीएस मोटर भी कल एक ब्रेकआउट करके बंद था, तो टीवीएस मोटर्स में मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। ऊपर में 1250 का टारगेट रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1075 का, और एक अच्छा मूव हमें टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, तो टू व्हीलर स्पेस इस वक्त अच्छे लग रहे हैं। टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर आदित्य की तरफ से, और इसके अलावा गेल में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 116 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 104 का। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ये थी भारतीय बाजारों पर रणनीति, और ओवरऑल हमने सेंटिमेंट्स और क्यूज आपको बताए ग्लोबल मार्केट से। अब आते हैं खबरों पर और नतीजों पर। अब दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। कल टीसीएस ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, तो सबसे पहले टीसीएस के नंबर समझ लेते हैं कैसे रहे, और उसके बाद बाकी सारी खबरें भी हम देखेंगे। टीसीएस पर नतीजे बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे और नतीजों पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? चौथी तिमाही के टीसीएस के नतीजे अनुमान से कमजोर थे इस क्वार्टर में। मैनेजमेंट कमेंट्री भी इनफैक्ट क्वाइट कॉशियस थी। बीएफएसआई जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है, उस पर कंपनी ने कॉशियस कमेंट्री दी है इस क्वार्टर में। मार्जिन्स की बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड था इस क्वार्टर में सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन वो अनुमान से कमजोर आए हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स 24.5% पर आए हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेडी रहे हैं। डील विंस की बात करें तो डील विंस इस क्वार्टर में काफी स्ट्रांग आए हैं। $10 बिलियन पर डील विंस है। याद रखें, मैनेजमेंट ने इस साल गाइडेंस दी थी डील विंस की 7 से 9 बिलियन डॉलर्स की रेंज, और मैनेजमेंट ने FY24 के लिए भी वो डील विन की गाइडेंस मेंटेन करी है। सो 7 से 9 बिलियन डॉलर्स का रेंज दिया है कंपनी ने डील विंस के लिए FY24 के लिए। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज में 1.6% का अपटिक देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन्स जैसे मैंने बताया 24.5% पे आए हैं इस क्वार्टर में, स्टेडी रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर।
इसके अलावा याद रखें के कृतिवासन को कंपनी ने नियुक्त किया था। राजेश गोपीनाथन इस्तीफा दे दिया था कुछ दिनों पहले, लेकिन अब अपॉइंटमेंट प्रीपोन कर दिया गया है। जो पहले सितंबर में होने वाला था, अब 1 जून से के कृतिवासन अपनी पोजीशन ले लेंगे सीईओ और एमडी के तौर पर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है टीसीएस को लेकर। इसके अलावा ब्रोकरेजेस की क्या राय है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने अंडरवेट की राय बरकरार रखी है। टारगेट दिया है 2700 रुपीज प्रति शेयर का टीसीएस पर। उनका मानना है कि Q4 चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर थे। यूएस में वीकनेस देखने के चलते नतीजे कमजोर दिखे इस क्वार्टर में। उन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं, मार्जिन एस्टिमेट्स भी कम कर दिए हैं और उसी के चलते ईपीएस कट किए हैं 2% से अगले कमिंग क्वार्टर्स के लिए। डिमांड की बात करें तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि डिमांड काफ़ी वीक है, टर्न अराउंड की कोई उम्मीद नहीं है अभी के हिसाब से, और फर्स्ट क्वार्टर 24 के नतीजे कमज़ोर होंगे, जिसके चलते फुल ईयर ग्रोथ गाइडेंस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है टीसीएस पर, जहां उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 3350 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि नियर टर्म विजिबिलिटी काफ़ी लो है, मैनेजमेंट कॉमेंट्री काफ़ी कॉशियस थी, फोर्थ क्वार्टर FY23 के नतीजे अनुमान से कमजोर थे, कमेंट्री कमजोर थी और क्लैरिटी नहीं है आगे के कमिंग क्वार्टर्स के लिए। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन टेलविंड्स से इस क्वार्टर में, लेकिन वीक ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते मार्जिन टेलविंड्स का कंपनी एंजॉय नहीं कर पाई बेनिफिट्स। उन्होंने भी ईपीएस एस्टिमेट्स घटा दिए हैं। FY24 और 25 के ईपीएस एस्टिमेट्स मॉर्गन स्टैनली ने 1 से 2% तक घटा दिए हैं। इसके अलावा जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 3500 रुपीज़ प्रति शेयर का। उन्होंने कहा कि फोर्थ क्वार्टर के नतीजे कमज़ोर थे, सेंटिमेंट अभी काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑर्डर बुकिंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो काफ़ी कमज़ोर थे इस क्वार्टर में। 11.5% का डिक्लाइन देखने को मिला ऑर्डर बुकिंग्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मैंने बताया $10 बिलियन पर ऑर्डर विंस आई है इस क्वार्टर में। हेडकाउंट एडिशन में भी मॉडरेशन देखने को मिला, फुल ईयर FY23 में मॉडरेशन देखने को मिला। मार्जिन्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कम हुए थे और इसी के चलते मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। सो ऑल इन ऑल नतीजे कमज़ोर रहे हैं और ब्रोकरेजेस की भी यही राय आती हुई नजर आ रही है। तो नतीजे कमज़ोर हैं टीसीएस के और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी उसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं, तो आज उसका असर आज हम स्टॉक पर देख सकते हैं और बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि इन्फोसिस के भी नतीजे आज आने वाले हैं, कैसे नंबर्स रहेंगे वो हम आगे समझेंगे, लेकिन इस बीच आईटी स्टॉक्स पर नज़र रखिए क्योंकि टीसीएस के नतीजे कमज़ोर आए तो उसका असर आज यहाँ पर हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन चलिए अब इसके अलावा और कौन कौन सी खबरें आई हैं कल, ये भी एक बार देख लेते हैं। आशीषा बनी हुई है हमारे साथ। आशीषा बताइए और कौन कौन सी खबरें आज फोकस में है। के भी नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद। रेवेन्यूज में अपटिक देखने को मिला 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अपटिक देखने को मिला है। कंपनी ने 43 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फोर्थ क्वार्टर में वर्सेस 35 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY22 में रिपोर्ट किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.5% का अपटिक देखने को मिला प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। मार्जिन की बात करें तो उसमें भी स्लाइट एक्सपेंशन देखने को मिला है। 42.6% पे मार्जिन आए हैं वर्सेस 40.6% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला मार्जिन फ्रंट पर। तो नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं आनंद राठी से। इसके अलावा भी कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आए कल मार्केट आवर्स के बाद। सबसे पहले BHEL या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करेंगे। सो BHEL और NPCIL ने एक MOU साइन किया है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये रिएक्टर्स बनेंगे। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये MOU साइन किया गया है कंपनी के द्वारा। BHEL और NPCIL ये MOU के जरिए एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट जेस्टेशन पीरियड कम करने के लिए ये पर्टिकुलर वेंचर किया जाएगा। सो इस MOU के चलते इन दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रहेगा। मैनेजमेंट रीअपॉइंट हुई है। संजय अग्रवाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है अभी कंपनी के, उन्हें रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। SRF भी फोकस में रहेगा। दहेज प्लांट जो कंपनी का है उसे कमीशन कर दिया गया है।
223 करोड़ के एग्रीगेट कैपेक्स कॉस्ट पर ये दहेज प्लांट कमीशन किया गया है, सो इसके चलते ये स्टॉक पर भी नजर रखें। और लास्टली टोरेंट पावर पर भी फोकस रहेगा। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 920 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। 21 डेज के लिए ये सप्लाई किया जाएगा। नोडल एजेंसी के द्वारा ये ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बिड किया था और बिडिंग प्रोसेस में कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर विन के चलते टोरेंट पावर पर भी अपनी नजर रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम खबरें और नतीजे भी फोकस में रहेंगे, साथ ही टीसीएस के नंबर्स कैसे आए ये भी हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे और नतीजों पर ही फोकस करेंगे। टीसीएस के नंबर्स तो बताए, लेकिन इसके अलावा इन्फोसिस के भी चौथी तिमाही के नतीजे आज आएंगे। तो नंबर्स कैसे रह सकते हैं, इन्फोसिस के नंबर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा देखना, ये बताने के लिए अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीशा बताइए। इन्फोसिस के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहेंगे टीसीएस के मुकाबले, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर रेवेन्यू $4,720 मिलियन आएगा, रुपी रेवेन्यू क्लोज टू 38,850 एंड कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जाए तो 0.6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो गाइडेंस था कंपनी का वो 16.5% था पूरे साल के लिए। 9 मंथ्स में उन्होंने ऑलरेडी 18% किया है, तो Q4 का आस्क रेट काफ़ी कम है एंड स्ट्रीट यही मान के चल रही है बिकॉज ये सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए, हम वो इम्पैक्ट देखेंगे। मार्जिन्स भी फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर 21.5% पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुआ है और ऑल्सो जो ट्रैवल कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट है, वो सब बढ़ गए हैं कंपनी का, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। डील विंस काफ़ी डिसेंट रहे हैं, तो $2.5 बिलियन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट की रहेगा कि आगे जाके FY24 के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस आएगा विद अ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ अराउंड 21 to 22%। ऑल्सो BFSI वर्टिकल में क्या कमेंट्री रही है, हेडकाउंट एडिशन क्या रहता है, और देखा जाए तो डील विन पाइपलाइन कैसा है, ये सब चीज़ों का ही ध्यान रहेगा स्ट्रीट का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो गया है। 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ अराउंड 23-24 टाइम्स, बट ग्रोथ का मेजर कंसर्न है IT कंपनीज के लिए इस बार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा आपका ये जानकारी देने के लिए। तो FY23 के लिए गाइडेंस अनुमान के मुताबिक रहती है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, और फिर अगले साल के लिए क्या गाइडेंस कंपनी शेयर कर रही है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अब आगे बढ़ेंगे और TCS पर तो ब्रोकरेज हमने अभी आपको बताया, उसके अलावा कौन कौन सी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई हैं ये बताने के लिए वामाक्षी मौजूद है हमारे साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सन फार्मा के साथ। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नियर टर्म रिस्क नज़र आते हैं अर्निंग्स पर, कुछ ऐसे की प्रोडक्ट कैटलिस्ट नज़र आते हैं मीडियम टर्म पर। हलोल का जो इंपोर्ट अलर्ट का इम्पैक्ट है और कंसोर्ट कंसोलिडेशन के चलते EPS अनुमान उन्होंने घटाया है, और इनका मानना है कि मगर ये पार्शली ऑफसेट हो सकता है नए लॉन्चेस के चलते। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है 1170 का कर दिया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी फोकस में है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है करंट एनवायरनमेंट में, मोमेंटम स्टडी है, कंपटीशन भी स्टेबल है, और उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है करंट एनवायरनमेंट में। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 6,390 प्रति शेयर का। आइशन मोटर्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि मार्केट ये स्टॉक के अपसाइड पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। 22% का EPS कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 से लेकर 26 तक, और इनफैक्ट आयशर अपने हिस्टोरिकल मीन एवरेजेस के मुकाबले कम ट्रेड कर रहा है। आयशर हालांकि EV डिस्ट्रप्शन से इसको पीयर के मुकाबले इम्पैक्ट कम हो सकता है, और उनके जो मार्जिन डायनामिक्स है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो 650 cc का जो मिक्स है वो सुधरता नजर आ रहा है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स ने इनिशिएट की है कवरेज आयशर मोटर्स पर खरीदारी की राय के साथ, लक्ष्य दिया है 3,360 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे ऑयल सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, वो IOC को प्रेफर करते हैं, मगर उन्होंने HPCL को डाउनग्रेड किया है अंडरवेट की राय पर। इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है, 254 से घटाकर 220 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है HPCL के लिए। ONGC और ऑयल इंडिया इनके टॉप पिक्स है
है सेक्टर में। ONGC के लिए टारगेट प्राइस है 218 प्रति शेयर और ऑयल इंडिया के लिए टारगेट प्राइस है 339 प्रति शेयर का। एक बिनाइन एनर्जी प्राइस एनवायरनमेंट और सुधरते डोमेस्टिक डिमांड ये सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आयशर मोटर जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी नजर रखिए। सन फार्मा और इंडिया मार्ट, इंटरमेश ये आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट पर और हमारे साथ अनुज गुप्ता मौजूद हैं फोन लाइन पर IIFL सिक्योरिटीज से। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, क्या करें? अच्छी तेजी दिख रही है, अभी भी आप तेजी की ही राय देंगे क्योंकि नंबर्स भी आ चुके हैं महंगाई के आंकड़े जिस पर की नजर थी। अब उसके बाद क्या तेजी एक्सपेक्ट करें? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें अगर देखें तो यहाँ पर एक मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है और जो कल टेक्निकल चार्ट्स पे हमने पैरामीटर देखा, जो कल डेटा आया था उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 102 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव ही है। इंटरनेशनली अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अब $2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2018 के आसपास है। इंटरनेशनली सिल्वर भी $25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में स्ट्रेटेजी वाइज करीबन 60,500 में खरीदारी करें, 60,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,850 तक हो सकता है। सिल्वर में भी करीबन 75,400 में खरीदारी करें, 74,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,000 तक देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में $2030 तक के लेवल और सिल्वर में करीबन $26 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर में $26 और गोल्ड में $2000 के ऊपर के लेवल्स हम देख रहे हैं कि टिके हुए हैं और तेजी आगे भी जारी रह सकती है। क्रूड में क्या करें अनुज? यहाँ पर भी तेजी लगातार बन रही है, क्या लेवल्स वॉच करेंगे आप? हमने देखा है कि जब से ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट किया है तब से एक तेजी बनती हुई दिखाई दी है और अब देखा है तो $87 ब्रेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहा और डॉलर की वीकनेस का असर भी क्रूड पर पड़ा है और उसकी वजह से क्रूड के अंदर तेजी रही है। हमें लगता है कि क्रूड में भी यहाँ पर अभी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है जल्दी ही $90 तक के लेवल ब्रेंट में देखे जा सकते हैं। MCX में स्ट्रेटेजी वाइज करीबन 6,750 में खरीदारी करें, 6,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,000 से लेकर 7,100 तक हो सकता है। तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। और बेस मेटल में भी क्या कॉपर में ही अभी मौके दिख रहे हैं? देखिए बिल्कुल कॉपर जो है 2 महीने के हाई लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट सभी बेस मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। टॉप पिक अगर वाइज देखें तो कॉपर और एल्युमिनियम यहाँ पे रहेंगे। पर्टिकुलर कॉपर में स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो करीबन 777 में खरीदारी करें, 770 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 790 तक देखने को मिल सकता है। एल्युमिनियम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 208 से लेकर 210 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखे जा सकते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम टॉप पिक रहेंगे जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर भी अच्छा लग रहा है और उसके अलावा एल्युमिनियम पर भी आप नजर रख सकते हैं, एक तेजी के लिए ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा इक्विटी मार्केट से जो टॉप ट्रेडिंग कॉल्स हैं आज के लिए एक बार आपको वो भी बता देते हैं। और आदित्य अग्रवाल से सुबह हमारी बात हुई, इन्होंने गेल और TVS मोटर्स में खरीदारी करने की राय दी और उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो तेजी का ही माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नजर रखिए। और इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर, यहाँ पर भी जो कॉल्स आ रही हैं दोनों ही खरीदारी की तरफ ही हैं। पहला है RCF 104 के पास खरीदारी करिए, 112 का होगा लक्ष्य और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 100 रुपए का। और सुला वाइन्स यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही राय दी जा रही है, 400 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 370 का। कल कंपनी के अपडेट्स भी आए थे, उसके बाद हमने देखा था कि 9-10% की शानदार तेजी देखने को मिली थी। ये रैली आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और 400 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर भी सुला विनयार्ड्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो थे टॉप ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन इस बुलेटिन को अब यहीं समेटेंगे। आप जाते जाते XGX निफ्टी दोबारा आपको दिखा देते हैं और अभी भी लाल निशान में ही है, लेकिन 30 अंक नीचे इस वक्त XGX निफ्टी दिखाई दे रहा है। आज है वीकली एक्सपायरी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक